कि पढ़ना कैसे कैसे है, क्योंकि हम पढ़ तो लिए रहते हैं लेकिन यह समझ नहीं आता है कि हमें पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है। उसका एक यात्रा वृत्तांत देंगे, एक विवरण देंगे, एक ढांचा देंगे, तो उसको पढ़ने में बहुत ही सहायता मिलती है। हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के 3 काल में बांट के पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम मूलतः 4 भाग में बांट के पढ़ेंगे। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस 4 भाग में बांट के पढ़ेंगे हम प्रागैतिहासिक काल को। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बाद हम आद्य ऐतिहासिक चले जाएंगे। आद्य ऐतिहासिक काल जो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना गया है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे से देखेंगे। इसका तो हमारे छत्तीसगढ़ में कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन कुछ मिलेगा तो हम देखेंगे। ऐतिहासिक काल में हम लोग इसको 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। प्राचीन काल के छत्तीसगढ़ का इतिहास, मध्यकाल के छत्तीसगढ़ का इतिहास और आधुनिक काल के छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक है भाई। ऐतिहासिक काल को हम कितने पार्ट में बांटेंगे? 3 पार्ट में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। फिर हम इसका और ढांचा बनाते जाएंगे कि किस प्रकार से हमें पढ़ना है। प्राचीन काल में हमें मूलतः स्टार्ट करना है आपका वैदिक काल से। वैदिक काल के बाद हमारा आ जाता है रामायण काल। रामायण काल के बाद आ जाता है आपका महाभारत काल। महाभारत काल के बाद आ जाता है हमारा महाजनपद काल। महाजनपद काल के बाद आता है आपका बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। इनको हम इसी में पढ़ेंगे प्राचीन काल में। वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, इन सब का हमारे छत्तीसगढ़ में जो जो साक्ष्य मिलेगी, जो जो आपकी घटनाएं मिलेगी, उसका हम विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर इनके बाद हम देखेंगे आपका भारतीय राजवंश। भारतीय राजवंश, भारतीय राजवंश का छत्तीसगढ़ में साक्ष्य। जितने भी विशेष तौर पर इन्होंने भारत के किसी क्षेत्र में शासन किया, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में शासकों का आपका कुछ न कुछ साक्ष्य मिला है, जिसको हम भारतीय राजवंश का छत्तीसगढ़ में साक्ष्य कह सकते हैं। इसे मूलतः हमें स्टार्ट करना है आपका मौर्य काल से। मौर्य के बाद सातवाहन काल, सातवाहन के बाद आपका मेघवंश, फिर वाकाटक वंश, फिर गुप्त वंश, यहां तक। तो मूलतः हमें जो भारतीय राजवंश के साक्ष्य है प्राचीन काल में, उसका जानकारी मिलेगा मौर्य काल, सातवाहन काल, मेघवंश, वाकाटक वंश और गुप्त वंश। ये हमारे प्राचीन ही काल में पढ़ रहे हैं अभी तक। ठीक है। इसके बाद मैं इसके नीचे वाले विवरण को यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं, प्राचीन काल में ही देखेंगे, अभी तक प्राचीन काल ही चल रहा है हमारा। प्राचीन काल में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के राजवंश। छत्तीसगढ़ के राजवंश कहने का अर्थ है ये लोग विशेष तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ में रहकर निवास किए हैं और यहीं पे निवास करने के फलस्वरूप उन्होंने शासन किया है। इसी कारण इनको छत्तीसगढ़ के राजवंश की संज्ञा दी गई है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के राजवंश का आपका विवरण मिलेगा। राजर्षि तुल्य का, पर्वत द्वारक वंश का,
नल वंश का, सरकपुरी वंश का, पांडु वंश का, इसी में हमें मिलेगा सोम वंश का और बाण वंश का। तो इस तरह से प्राचीन काल में हमें छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतने चीजों को पढ़ना है। प्राचीन काल को हम स्टार्ट करेंगे वैदिक काल, वैदिक काल से स्टार्ट करने के बाद वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, फिर हमारे भारतीय राजवंशों का छत्तीसगढ़ में साक्ष्य देखेंगे। इसका अर्थ है ये भारत के आपका विशेष क्षेत्रों में शासन किए हैं और इनका आपका कुछ मात्रा में आपका छत्तीसगढ़ में साक्ष्य मिलेगा। उन्हीं को हम भारतीय राजवंश का छत्तीसगढ़ में साक्ष्य कहेंगे, जिसमें पहला है हमारा मौर्य वंश, सातवाहन वंश, मेघ वंश, वाकाटक वंश और गुप्त वंश। गुप्त वंश के बाद हमारे छत्तीसगढ़ के राजवंश प्रारंभ होते हैं। छत्तीसगढ़ के राजवंश का अर्थ है इन्होंने विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ में ही निवास करके शासन किया है, इस कारण इनको छत्तीसगढ़ के राजवंश की संज्ञा दी गई है। जिसमें हम लोग पहला पढ़ते हैं राजर्षि तुल्य को, फिर है आपका पर्वतद्वारक वंश, नल वंश, सरकपुरी वंश और पांडु वंश। इसी में है सोम वंश और बाण वंश। इन सब को पढ़ने के बाद हम प्रवेश करते हैं किसमें, मध्यकाल में। ठीक है भाई, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर हम इसी ढांचा को आगे बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास की चर्चा करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमें पढ़ना है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश की छत्तीसगढ़ में दो शाखाएं मिलेगी, एक हमारा रतनपुर शाखा और एक रायपुर शाखा। रतनपुर शाखा और रायपुर शाखा में बटे हुए प्रभावित होकर हम पढ़ेंगे कलचुरी राजवंश को। कलचुरी राजवंश के पश्चात हमारा इसी में आ जाता है नागवंश। नागवंश में भी दो नागवंश मिलते हैं हमें, एक छिंदक नागवंश मिलता है और एक फड़ी नागवंश मिलता है। इनका भी हम साक्ष्य देखेंगे दो रूप से, आपका नागवंश में एक छिंदक नागवंश और एक फड़ी नागवंश। इसके बाद हम इसी में पढ़ते हैं आगे आपका काकतीय वंश, जो कि विशेष तौर पर बस्तर में शासन किए हैं। तो इस तरह से मध्यकाल में हमें इतना पढ़ना है, कलचुरी राजवंश, रतनपुर शाखा, रायपुर शाखा, नागवंश, छिंदक नागवंश, फड़ी नागवंश और काकतीय वंश। काकतीय वंश खत्म हो जाने के बाद हम प्रवेश करेंगे आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में। आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं हम छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण। छत्तीसगढ़ में मराठाओं का आक्रमण होता है और मराठाओं के आक्रमण के बाद सर्वप्रथम चलता है यहाँ पे प्रत्यक्ष मराठा शासन। प्रत्यक्ष मराठा शासन के बाद चलता है अप्रत्यक्ष मराठा शासन। अप्रत्यक्ष मराठा के पश्चात चलता है अंग्रेजों के अधीन मराठा शासन। मराठा शासन
और इसके पश्चात होता है पुनः मराठा शासन। इसी में हमें पढ़ना है छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी शासन का प्रभाव, इसके पश्चात साम्राज्य विस्तार होगा, साम्राज्य विस्तार अंग्रेजों का, उसका हमारे छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव रहा, प्रभाव। फिर इसी में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ में इसका क्या प्रभाव रहा। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका रही, इसको पढ़ते हैं। और फिर अंततः हमारा आपका छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ने के बाद आजाद हो जाता है, और यही से हमारा इतिहास का जो पढ़ने का क्रम है वह समाप्त होता है। तो इस तरह से यदि हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को एक प्रारूप में याद कर लेंगे तो छत्तीसगढ़ को पढ़ने में बहुत ही सरलता होगी, क्योंकि हमें किसी भी विषय की एक मूर्ति बनानी है, और मूर्ति बनाने के लिए हमें जरूरी है कि उसका हमें ढांचा बनाना आवश्यक है। वो आपका पहला काम है। यदि हम ढांचा बनाएंगे तो ढांचा के आधार पर उस मूर्ति में विशेष तरह की चीजें आपको लगाई जाएगी, और वह एक मूर्त रूप बन जाएगा, और वह मूर्त रूप बनने के बाद एक निश्चित आपका नाम दे सकते हैं उसको। इसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ विषय को पढ़ने के लिए उसको एक पहले ढांचा के रूप में पढ़ते हैं, ढांचा याद हो जाएगा तो एक एक फैक्टर को हम विस्तृत रूप से चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास समाप्त हो जाता है। इसको एक बार और आप बढ़िया ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए पहले तो। इसको मैं एक बार रिविजन करा दे रहा हूँ आपको। छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम कितने वर्ग में बांटेंगे? 3 वर्ग में। कौन कौन सा भाई? प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर हम प्रागैतिहासिक काल को 4 भाग में बांट के पढ़ेंगे। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर हम चले जाएंगे आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में विशेष रूप से हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, जिसका हमारे छत्तीसगढ़ में कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। इसके बाद हम प्रवेश करते हैं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल को हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। एक तो प्राचीन कालीन का छत्तीसगढ़ का इतिहास, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास और आधुनिक कालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। फिर प्राचीन कालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम स्टार्ट करेंगे वैदिक काल से। वैदिक काल है, इसके पश्चात रामायण काल, फिर महाभारत काल, फिर महाजनपद काल, फिर 2 दर्शन पढ़ते हैं, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। इसके पश्चात हम देखते हैं कि भारत के किसी विशेष क्षेत्र में शासन करने वाले राजाओं का हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ प्रभाव रहा है, और उस प्रभाव के उनके द्वारा सिक्के, उनके द्वारा पुरातात्विक साक्ष्य, बहुत सारी चीजें हमारी छत्तीसगढ़ में मिली हैं, उन सब का साक्ष्य देखेंगे हम। इसमें विशेष तौर पे हम स्टार्ट करते हैं मौर्य वंश से, है ना। मौर्य वंश से हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के इतिहास में। मौर्य वंश के पहले भी भारत के आपके इतिहास में और आपका राजवंश रहा है, लेकिन उन राजवंशों का हमारे छत्तीसगढ़ में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। जैसे आपको पता होगा, मौर्य वंश से पहले भी हमारे भारत में आपका हर्यक वंश ने शासन किया। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश ने शासन किया। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने शासन किया, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया। तो प्रारंभिक जो 3 वंश है, इनका हमारे छत्तीसगढ़ में कोई जानकारी नहीं मिलता है। मौर्य वंश से जानकारी मिलता है। इस कारण हम लिखे हैं छत्तीसगढ़ में आपका भारतीय राजवंशों के साक्ष्य में पहला कौन है? मौर्य वंश। मौर्य वंश के पश्चात हमें मिलेगा आपका सातवाहन वंश, फिर है आपका वाकाटक वंश, फिर है मेघ वंश, फिर है आपका गुप्त वंश। इस प्रकार से आपका भारतीय
राजवंश के साक्ष्य मिलेंगे। इसके पश्चात हम छत्तीसगढ़ के राजवंश के साक्ष्य देखेंगे। छत्तीसगढ़ के राजवंश के साक्ष्य कहने का अर्थ है जो विशेष तौर पर कहाँ पे आपका रहकर शासन किए हैं, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में जो रहकर शासन किए हैं इसी आधार पर उनको प्रथम राजवंश माना गया है राजर्षि तुल्य को, क्योंकि राजर्षि तुल्य से साक्ष्य मिलता है। राजर्षि तुल्य के बाद आपका पर्वत द्वारक है, फिर नल वंश है, फिर सरकपुरी है, फिर आपका पांडु वंश है। फिर इसके पश्चात हम देखेंगे बाण वंश और सोम वंश। ठीक है भाई। इसके पश्चात हम प्रवेश करेंगे मध्यकाल छत्तीसगढ़ के इतिहास में। मध्यकाल छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपको मिलेगा पहला कलचुरी वंश, जिसकी दो शाखाएं थी, एक तो आपकी रतनपुर शाखा और एक रायपुर शाखा। इसके पश्चात हम चलेंगे बाण वंश नागवंश में। नागवंश में भी दो चीजें मिलेगी हमें, छिंदर नागवंश मिलेगा और फड़ी नागवंश। मध्यकाल में फिर एक और है हमारा वंश, इस वंश को हम कहते हैं काकतीय वंश। काकतीय वंश का बहुत लंबा इतिहास रहा है बस्तर क्षेत्र में, उसको देखेंगे। फिर हम प्रवेश करेंगे आधुनिक काल में। आधुनिक काल में हम स्टार्ट करेंगे भारत में छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण होगा, मराठा लोग आधिपत्य स्थापना करेंगे, फिर यहाँ पे शासन व्यवस्था चलाएंगे। जिस तरह से हम पहला शासन लिखे हैं प्रत्यक्ष मराठा शासन, बिंबाजी भोसले ने किया। अप्रत्यक्ष मराठा शासन व्यंकोजी भोसले ने किया। अंग्रेजों के अधीन मराठा शासन प्रथम रेजिडेंट जेनकिंस ने किया। और आपका पुनः मराठा शासन रघुजी तृतीय ने किया है। इस प्रकार से देखेंगे मराठा शासन को। फिर हम बात करेंगे अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ, उसका हमारा छत्तीसगढ़ में क्या इफेक्ट पड़ा। फिर हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत उन्होंने क्या किया। फिर हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका रही है, इन सब को देखेंगे हम। इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ का इतिहास यहीं पे समाप्त हो जाएगा और फिर हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसको आप लिख लीजिएगा। कल इसी तरह से हम लोग एक एक करके विवरण करते हुए आपका इस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।